तो अब फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एनालाइजिंग डेविएशन, यानी कि जब हमने थर्ड पॉइंट में कंपेयर किया अपनी एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस को, और अगर उन दोनों के बीच में कोई डेविएशन आता है तो उस डेविएशन को अब हम एनालाइज करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करेगी। डेविएशन को एनालाइज करने का मतलब है कि जो भी डिफरेंस आया है वो क्यों आया है एक्चुअल में, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डेविएशन क्यों रहा एज़ कम्पेयर टू प्लान परफॉर्मेंस, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन इस फोर्थ पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे ये भी बोला जाता है एनालाइजिंग डेविएशन में कि कुछ कुछ डेविएशन ना माइनर होते हैं, यानी कि छोटे मोटे होते हैं, और कुछ कुछ डेविएशंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को सारे टाइप के डेविएशंस को टॉप लेवल के हाथों में नहीं देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को जो माइनर डेविएशन है या तो उन्हें लेट गो करना चाहिए, और या तो उन्हें सुपरवाइजरी लेवल पे ही सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब बेसिकली आती हैं डेविएशन के बेसिस पे दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के नाम से ही आप समझ लो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स को कंट्रोल करना। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ये कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने की एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए। अब आप बोलोगे ये की एरियाज़ क्या होते हैं भैया? तो की एरियाज़ का मतलब है वो एरियाज़ जिन पे अगर कोई भी चेंज आएगा तो उनके चेंज आने पर एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो कैटेगरी है वो ये कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने की एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अदर देन छोटे मोटे एरियाज़ जो होते हैं जो इतना इम्पैक्ट नहीं डालते ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। एग्जांपल ले लो, एक मान लो एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक है पोस्टल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ चेंज हो रहा है और एक पोस्टल कॉस्ट में भी कुछ चेंज हो रहा है। पोस्टल कॉस्ट मान लो 1-2 रुपये महंगी हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगी हो रही है। तो बताओ यहाँ पे किस पे ध्यान देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ कोर्स अपने की एरिया पे। पोस्टल कॉस्ट छोड़ो यार, कि हमें पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को पोस्टल तो करती नहीं है आजकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम। तो कॉस्ट बढ़ भी रही है तो कोई नहीं, 1 2 3 4 पूरे साल में पोस्टल के थ्रू वो कुछ चीज़ मंगाएगी। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ द एक्चुअल मास्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम कर दी तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ती गई तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। विच मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितना इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट है। तो ये कैटेगरी या मेथड यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि अपने की एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहती है कि एक मैनेजर को हमेशा अपने मेजर डेविएशंस पे ध्यान देना चाहिए। ये मेथड या ये कैटेगरी ये कहती है कि एक मैनेजर अगर सब चीज़ों को कंट्रोल करने जाएगा तो आखिरी एंड रिजल्ट ये होगा कि वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसा बहुत कम होता है और होता ही नहीं है कि एक मैनेजर हर जगह पे सही तरीके से काम कर ले, क्योंकि एक मैनेजर को बहुत काम करना होता है सिस्टमैटिकली। तो ये कैटेगरी ये कहती है कि एक मैनेजर को हमेशा जो भी माइनर डेविएशन और माइनर चीज़ें हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसे सुपरवाइजरी लेवल पर छोड़ देना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। एक मैनेजर को हमेशा जो मेजर डेविएशंस हैं वही प्रोवाइड करने चाहिए कि आप इसको हैंडल करो। ठीक है, मैनेजर यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सिर्फ वो डेविएशंस या वो टॉपिक्स देने चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे डेविएशन अगर आप टॉप लेवल को पकड़ा दोगे तो ऑफ कोर्स वो भी नहीं हैंडल कर पाएंगे उसे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही कहता है दैट इफ़ अ मैनेजर गो फॉर कंट्रोल एवरीथिंग, दैट द एंड रिजल्ट इज़ दैट द मैनेजर कंट्रोल नथिंग। ओके, तो ये दो बेसिकली कैटेगरीज होती है एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, यानी कि अब करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे इसके अंदर। बेसिकली अब जब डेविएशंस को एनालाइज कर लिया गया है तो उसके बाद उन डेविएशंस के बेसिस पे क्या लिए जाएंगे? करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ताकि अगली बारी से जो वो डेविएशन आए थे वो रिपीट ना हो और उनकी वजह से परफॉर्मेंस जो है उनमें कोई डेविएशन ना रह जाए। तो करेक्टिव मेजर्स में क्या होगा? करेक्टिव मेजर्स बेसिकली ये कहता है कि जो भी डेविएशन आए उनको अगले साल से रिपीट ना करने के लिए क्या लिए जाएंगे? करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है एक कंडीशन दैट डेविएशन माइनर
देन सिचुएशन रिमेन्स द सेम, यानी कि अगर डेविएशंस माइनर होते हैं तो सिचुएशन सेम ही रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद कुछ आपके लिए करेक्टिव मेजर्स भी लेके आया हूँ कि क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं, लेकिन इनके कॉज भी अलग अलग होते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, ठीक है, ताकि वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, मशीन को रिपेयर करना ताकि मशीन का अच्छा आउटपुट मिल सके, रिवाइज़ करना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, पढ़ा था हमने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की स्ट्रैटेजी की वजह से भी कभी कभी डेविएशन आता है, तो उसके लिए ये है कि रिवाइज़ और रीफ्रेम करते रहना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, मॉडिफाई करना अपने मेथड को, प्रोवाइड करना सूटेबल मोटिवेशन किसको, एम्प्लॉय को, इंसेंटिव्स के थ्रू, ताकि वो मोटिवेट रहेंगे तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्टिव मेजर्स कुछ ऐसे होते हैं। अब करेक्टिव मेजर्स हो गए, लेकिन इसी पॉइंट में एक इन डेप्थ टॉपिक भी आता है, वो होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब है कि स्ट्रैटेजीज़ को रिवाइज़ किया जाता है ना, चेंज किया जाता है। तो जैसे हम अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ करते हैं ना, रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, आपको पता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है नेचर में, तो टाइम के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने क्या करना पड़ता है, जो भी अपने उनके मेथड्स हैं या जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है उनको रिवाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, या जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो रिवीजन के बेस पे दो तरीके के रिवीजन होते हैं, एक होते हैं अपवर्ड रिवीजन और एक होते हैं डाउनवर्ड रिवीजन। अब ये अपवर्ड रिवीजन और डाउनवर्ड रिवीजन भैया हम तो पहली बार सुन रहे हैं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये आपको कोई पढ़ाएगा ही नहीं। हालांकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ बुक में ऑफकोर्स उसके आने के चांसेस हैं और प्रोबेबिलिटी है, और जितनी बड़ी और वास्ट नॉलेज आपकी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा आप ही के लिए तो होगा, आप खुद सोचिए। तो अपवर्ड रिवीजन क्या होता है? अपवर्ड रिवीजन अब एग्जांपल से समझते हैं। रिवीजन का मतलब यहाँ पे हम रिवाइज़ किसको कर रहे हैं? स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो उसके बेस पे दो रिवीजन्स होते हैं, अपवर्ड रिवीजन, डाउनवर्ड रिवीजन। अपवर्ड रिवीजन जहाँ पे अपने स्टैंडर्ड्स को हम और हाई सेट करने लगते हैं, यानी कि जितना अभी करंटली हमने किया था उससे हाई सेट करेंगे अपने स्टैंडर्ड को, तो वहाँ पे हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं अपवर्ड, यानी कि ऊपर ले जा रहे हैं। और डाउनवर्ड रिवीजन जहाँ पे हमने जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि अनअचीवेबल है, इसलिए हम उसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं ताकि उसे अचीव कर सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। अपवर्ड रिवीजन में क्या था, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने 1 ईयर का गोल रखा था 10 CR का क्या करना, 10 CR की सेल्स करना। लेकिन पता ये चला कि उसी साल में उन्होंने कितने करोड़ की सेल करी, 15 CR की। विच मीन्स जो वो सोच रहे थे, जो उनकी प्लान परफॉर्मेंस थी, उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस में अचीव करके दिखाया। तो इस केस में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अगले साल से इसे समझ आ गया कि हम थोड़े ऐसे स्टैंडर्ड्स रखेंगे जो अचीवेबल हों और तो थोड़े हाइयर हों, क्योंकि हमने अपना पहला स्टैंडर्ड जिसको हम समझ रहे थे कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे, वो तो अचीव कर लिया। तो यहाँ पे अपवर्ड रिवीजन करेगी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे अगली बार वो 10 CR का नहीं रखेगी गोल, अगली बार वो रखेगी 20-25 CR, क्योंकि उसे लगेगा कि जब हमने पहले साल 15 CR का कर लिया तो हम 20-25 तक भी पहुंच जाएंगे। डाउनवर्ड रिवीजन की बात करें तो जहाँ पे डाउनवर्ड रिवाइज किया जाता है किसी भी स्टैंडर्ड को। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्टैंडर्ड रखा बहुत ही शान और शौकत में कि हम 200 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे, लेकिन एक्चुअली में उस साल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवेन्यू हुआ 30 करोड़ का। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी समझ आ गई कि वो किस सिचुएशन में है, तो 200 अगली बार वो 200 करोड़ का सोचेगी भी नहीं अपना स्टैंडर्ड रखने के लिए, क्योंकि उसे पता है ये अनअचीवेबल है उनके लिए। तो अगली बार वो रखेगी मान लो 50 करोड़ का, क्योंकि यहाँ से वो 50 करोड़ पे जा सकती है, लेकिन यहाँ से 200 करोड़ पे अगले साल भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो डाउनवर्ड रिवीजन, अपवर्ड रिवीजन, डाउनवर्ड रिवीजन। अब जो फिफ्थ स्टेप में करेक्टिव मेजर्स लेती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें एक 6 स्टेप भी आता है कंट्रोलिंग में, जो होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग में फीडबैक का मतलब होता है कि जितने भी डेविएशन आए थे, ठीक है, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में, और जितने भी आपने उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए फिफ्थ स्टेप के अंदर, उन डेविएशंस और उन करेक्टिव मेजर्स की एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है जिसे हम फीडबैक रिपोर्ट कहते हैं। तो डेविएशंस और करेक्टिव मेजर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है जिन्हें हम फीडबैक रिपोर्ट कहते हैं। और यही फीडबैक रिपोर्ट अगले साल शुरुआत में ही ऑर्गेनाइजेशन इसी का यूज़ करेगी अपने प्लान्स बनाने के लिए।
ठीक है, क्योंकि डेविएशन उनके पास रहेंगे तो यहाँ से वो सतर्क रहेगी कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, और करेक्टिव मेजर्स उनके पास रहेंगे तो वो ये चीज़ें उन्हें पता होगा कि हम किसी भी चीज़ का हमारे पास क्या सल्यूशन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो फिर इसी फीडबैक रिपोर्ट का इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से एंड अप होता है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें डेविएशन क्या है। डेविएशन का मतलब डिफरेंस होना एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में। डेविएशन को सिंपल भाषा में आप डिफरेंस भी कह सकते हो, अंतर होना, लेकिन किस में, एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस में, क्योंकि कंपेयर तो हम उन्हीं दोनों को करते हैं ना कंट्रोलिंग में। तो अब डेविएशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव मतलब जहाँ पे डेविएशन भी पॉजिटिव हो, और नेगेटिव मतलब जहाँ पे डेविएशन नेगेटिव है। यानी कि जब अंतर पॉजिटिव में है, कहने का मतलब है जब डेविएशन ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है। विच मीन्स आप ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई उनकी प्लान परफॉर्मेंस से, तो यहाँ पे मैच नहीं हुई है ज़रूर उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन ये तो ऐसी उनके लिए एक अचीवमेंट है कि उन्होंने अपनी प्लान परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा अपने अच्छा परफॉर्म किया अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर। तो यहाँ पे डेविएशन ज़रूर है, लेकिन ये पॉजिटिव है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिव डेविएशन है। वहीं नेगेटिव मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाई अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस से, तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेविएशन नेगेटिव है, यानी कि वो उनका मोरल लो भी कर सकती है, और क्योंकि वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मैच नहीं करवा पाए। ठीक है, तो ये पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस था, और साथ साथ इसमें छोटा सा डेविएशन का टॉपिक था। होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, बढ़िया तरीके से। समझ तो मेरे को लगता है आता होगा, लेकिन अभी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है बच्चों में, मैं समझता हूँ, क्योंकि शुरुआती टाइम है अभी चैनल का। लेकिन फिर भी जितने बच्चे भी आप देख पा रहे हो, जितने तक भी ये पहुँच पा रही है, इस मेहनत को जो यार ये नोट्स बनाए रहा हूँ मैं आपके लिए, और जो भी आपको समझा रहा हूँ, इस मेहनत के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन तो बनता है। चाहे वो कमेंट छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट में भी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन तब पता लगने लगता है ना कि हाँ बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, यानी कि उन्हें पसंद आ रही है चीज़ें। ठीक है, और बाकी यार आप अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो उसके थ्रू आप अप्रिशिएट कर सकते हो, लाइक करना चाहो वीडियो को उसको थ्रू कर सकते हो, तो बाकी तीनों ही कर देना यार, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके बाय।